एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उस वैकेंसी का जो वेट है ना, मतलब काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स करते हैं। और जो ये जो वैकेंसी है ना, ये मतलब एक ऐसी वैकेंसी है टीचिंग लाइन में कि आपके जो फ्यूचर को ना बिल्कुल सिक्योर कर देती है। ठीक है, परमानेंट ये पोस्ट होती है। दिल्ली में आपकी सिर्फ पोस्टिंग होती है और दिल्ली में कहीं भी हो सकती है। और जो दिल्ली के जो स्कूल्स हैं वो आपको पता ही है, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। और ये जो वैकेंसी है ये प्राइमरी टीचर की पूरे 4 साल बाद आपको देखने को मिली है। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज तो आती रही है, लेकिन प्राइमरी टीचर की 2021 के बाद अब 2025 में हमने देखने को मिली। और वैकेंसीज भी अगर देखें 4 साल के हिसाब से, अगर हम देखें तो पोस्ट जो है ना वो बहुत कम है। 1100 प्लस पोस्ट है। इनकी जो वैकेंसी जो आती है प्राइमरी टीचर की, अगर हम देखें 4000 5000 ऐसे वैकेंसी आती रही हैं। और दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज आती हैं। अब दोनों डिपार्टमेंट कौन से हैं, तो DSSB के अंदर दो डिपार्टमेंट आते हैं। एक आते हैं हमारे MCT स्कूल जो सिर्फ प्राइमरी लेवल तक के होते हैं, और एक आते हैं हमारे DOE के अंडर जो स्कूल्स आते हैं, जिसमें सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस भी होती हैं। तो यहाँ भी दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। जैसे MCD में अलग है और DOE में अलग है। तो जो रिक्वायरमेंट है ये DSSB की तरफ से आई है 2025 में। और इस वीडियो में हम एग्जाम एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो एग्ज़ाम जो होने वाला है ना, ये इसका लेवल मैं आपको बता देती हूँ। यूपीएससी के लेवल को ये बिल्कुल टक्कर देता है। इस एग्ज़ाम का जो लेवल होता है, अगर मैं टफ या इजी की उसमें बात करूँ तो बहुत टफ लेवल इसका जाता है। और इसको जो टफ जो बनाते हैं ना, इसके दो नेगेटिव पॉइंट इसको टफ बनाते हैं। फर्स्ट वन, इट्स टाइमिंग, जो इसकी जो टाइमिंग जो प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड वन इज नेगेटिव मार्किंग, जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे DSSB की, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है और उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि इस वैकेंसीज का है ना, मतलब वो टीचर भी जो वेट करते हैं जो ऑलरेडी मतलब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। जैसे KVS में, NVS में, EMRS में जो टीचर्स जो हैं जॉब कर रहे हैं, इस वो लोग भी क्या है ना वेट करते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है, क्योंकि KVS के टीचर भी इसमें अप्लाई करेंगे और उनको थोड़ा बहुत क्या है ना, मतलब एक फ़ायदा भी इस चीज़ का मिलेगा। एग्ज़ाम को क्लियर करने का इसमें क्या है फ़ायदा मिलेगा। इसके हम एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। तो चलिए, देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका। जो आपके जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 17 से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट इसकी 16 अक्टूबर रहेगी। इट मीन सितंबर और अक्टूबर में फॉर्म फिल होंगे। इसका जो एग्ज़ाम है वो आप जनवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि DSSB ने अपना एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी किया है जो उसके अदर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है। तो मे बी PRT का भी जो एग्ज़ाम है वो आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आपके पास 4 से 5 महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए। और ये जो जो टाइम है ना, ये बहुत कम है अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी टाइम से जो टीचिंग कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इतना मतलब टफ रहने वाला नहीं है। वो इजीली अपनी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो जो इसका जो सिलेबस है वो आपके KVS के सिलेबस से, CTET STET के सिलेबस से ऑलमोस्ट क्या है ना मैच होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, इसके अंदर दो डिपार्टमेंट है हमारे, ये DOE और ये हमारा न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल यानी MCD के जो स्कूल्स हैं, उसमें जो आपको पे लेवल है वो 6 कमीशन के हिसाब से मिलेगा। आई मीन जो इसकी जो सैलरी रहने वाली है आपकी, रहने वाली है 35,000 से लेकर 1 लाख समथिंग कुछ। लेकिन जो आप फैसिलिटीज़ हैं वो इसमें बहुत सारी हैं। आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, होम रेंट की मिलेंगी, ट्रांसपोर्ट रेंट की मिलेंगी। तो मतलब एक कुल मिला के ना बहुत अच्छी सिक्योर जॉब है। दिल्ली में आपकी जॉब रहेगी। जिनको दिल्ली में मतलब एक परमानेंट जॉब चाहिए, तो बहुत मतलब क्या है ना अच्छी जॉब है। अगर हम MCT में बात करें तो पोस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कम आती हैं, 125 हैं। और DOE में हमारे क्या ज़्यादा है। और इसमें भी आपके UR OBC SC ST EWS है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियर कर देती हूँ, जो OBC है ना, जो दिल्ली के OBC है ना, वही OBC माने जाएंगे। अदर स्टेट के जो OBC हैं वो UR की कैटेगरी में आएंगे। इट मीन्स CTET जो आपका क्लियर इन्होंने मांगा है, जैसा कि आप जानते हैं जनरल के लिए 90 मार्क्स चाहिए CTET में। तो जो OBC जो है ना अदर स्टेट के, अगर उनकी 90 मार्क्स हैं
तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्या है जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। अगर ओबीसी दिल्ली के हैं, रेजिडेंस उनका दिल्ली से है और उनको मतलब 7 से 8 साल हो गए हैं रहते हुए, तो वो इस जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SC ST डब्ल्यू इस पर इतना फर्क नहीं पड़ा, उनका सेम वही रहेगा जो है, जो हमारे PWBD है। इनको एज रिलैक्सेशन भी वही मिलेगा। जो फिजिकल डिसेबल पर्सन्स हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज मैं आपको इसकी बता देती हूँ, 30 साल बस, 30 ईयर्स, क्योंकि अभी कुछ 2-3 साल पहले ही DSSB ने अपनी एज जो फिक्स कर दी थी हर पोस्ट के लिए, चाहे वो PRT हो, PGT हो, TGT हो, 30 साल बस, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस पे रिसेंटली अभी PGT की वैकेंसी आई थी, उसमें स्टूडेंट्स ने बोला भी था कि उनको एक चांस मिलना चाहिए जिनकी जो 30 साल से ऊपर जो एज हो गई है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद वैकेंसीज आई थी वो भी, उनको एक चांस मिला था। तो होप्स हो जिनकी जो एज 30 से 34 साल के बीच में, होप्स उनको एक चांस जरूर मिले, क्योंकि ये 4 साल बाद वैकेंसी आई है। तो इसमें जिन स्टूडेंट्स की जो एज है जो एक्सिस्ट हो गई है उनका तो कोई कसूर है नहीं, तो आई थिंक एक चांस मिलना चाहिए। तो जो 30 साल से ऊपर है वो फॉर्म जरूर फिल करें। हो सकता है आपको एक चांस मिले तो आपको रिग्रेट ना हो कि भाई हमने फॉर्म नहीं फिल किया, तो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपने देख लिया है, ये जो पोस्ट कोड है, ये पोस्ट कोड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको पोस्ट कोड आपको क्या है ना पता होना चाहिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस आते हैं वैकेंसी से रिलेटेड वो पोस्ट कोड के उससे ही आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है, 30 साल आपकी जो एज होनी चाहिए, ठीक है। ओबीसी जो है दिल्ली की अगर आप हो तो वो माना जाएगा, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, 90 मार्क्स जनरल के लिए, बाकी जो डी है SC ST है उनका वो जो सेम चलता है वही है। दूसरा, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए, नॉट डिग्री, डिप्लोमा। डिग्री जो है जैसे बीएड जो होती है वो हमारी डिग्री के उसमें काउंट होती है, तो डिग्री नहीं चलेगी, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे JBT डाइट जो भी आपने कर रखा है वो आपका 2 साल का डिप्लोमा आपके पास जो है ना होना चाहिए। एज मैंने आपको बता दिया। एग्जाम, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये टायर 1 बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या है, ऑनलाइन एग्जाम है। टायर 1 का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही एग्जाम है, इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, कट ऑफ जाएगी, उसके बेस पे ही आपका क्या है ना सिलेक्शन होना है। उसके बाद सीधा आपका क्या डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होनी है, कोई अदर स्क्रीन टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें एक डिजायबल क्वालिफिकेशन और मांगी गई है, अगर देखा जाए तो कंप्यूटर असेंशियल नहीं है, डिजायबल है। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आप उसमें यस फिल कर सकते हो कि हाँ मुझे कंप्यूटर नॉलेज है। उसमें ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया कि आपने कोई कोर्स कर रखा है या नहीं कर रखा, तो डिजायबल है। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो आप जरूर उसमें यस क्लिक करना फॉर्म फिल करते टाइम। टोटल क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 200 नंबर के आपके होंगे। जो टाइम है आपका वो 2 घंटे का मैंने आपको बताया था। इसका नेगेटिव पॉइंट यही है, 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने, ठीक है। और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपने अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आपके एक राइट क्वेश्चन आंसर के मार्क्स को अपने साथ ले जाएंगे। पार्ट 1 में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपकी साइकोलॉजी एंड CDP आएगी मेनली। तो अगर सिलेबस में देखें ना तो DSSB ने पार्ट 1 में टीचिंग मेथड्स को डाल रखा है, लेकिन सिर्फ खाली टीचिंग मेथड्स नहीं आएंगे, उसमें आपकी पूरी साइकोलॉजी भरी पड़ी है। CDP है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लर्निंग थ्योरीज, आपकी जो जितनी भी जो थ्योरीज हैं, जीन पियाजे की, वाइगोत्स्की की, वट एवर जो भी जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपकी क्या है ना सारी इसमें आनी है। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें आपकी डिसेबिलिटीज भी आएंगी, आपकी जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं, एजुकेशन जो प्रोग्राम जितने भी आए हैं वो भी आएंगे, ठीक है। आपका डेवलपमेंट ग्रोथ भी आएगा, पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, मैच्योरिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो साइकोलॉजी पूरी इसमें ओवरऑल जो साइकोलॉजी आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि इसमें ना नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना 100 है, तो 100 क्वेश्चन में कुछ तो डालेंगे ना वो। पेडागोजिकल भी आने वाला है आपका, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। सेकंड जो पार्ट है वही हमारा जो सीटेट में होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड GS। हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जीएस में आपका जीएस में आपके और जो सब्जेक्ट बच के वो सारे कवर हो जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, AVS जो भी है, करंट अफेयर हैं आपके। तो जीएस का जो है ना एरिया वो बहुत वास्ट है, तो मैं इसकी ना एक प्रॉपर एक वीडियो या शॉर्ट्स में डालूंगी, जिसमें आप क्या है ना आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जीएस में कौन कौन से टॉपिक आप कवर कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मेरी जो जीएस की जो प्रिपरेशन है वो है, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा।
बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस मैं आपको ये एक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि जीएस में आपको कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने ज़रूरी है, जो आपके करंट अफेयर में भी काउंट हो सकते हैं और वैसे जनरल नॉलेज में भी आपके जो है ना काउंट हो सकते हैं। हिंदी इंग्लिश का वही सेम है जो सीटेट में रहता है, आपकी जो नॉर्मल ग्रामर आएगी, ऐसा कुछ हाई लेवल की ग्रामर हिंदी में इंग्लिश में आने वाली नहीं है। ये GSSP की लॉयल्टी है कि जो ये अपना सिलेबस डाल दें ना साइड पे, उससे कभी भी बाहर कुछ नहीं आता, जैसे एस्टेट सीटेट वगैरह में आ जाता है। ये जो DSSP की ना ये लॉयल्टी की जो सिलेबस जो ये अपलोड करते हैं उससे बाहर कभी कुछ नहीं आता है, ठीक है। ना ही इसका मतलब इतना जो ये सिलेबस आपको देंगे उतना ही आएगा। जैसे मान लो कि उन्होंने बोला है कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल है 5th क्लास 6th क्लास या 7th क्लास तक रहने वाला है, तो वहीं तक रहेगा, उससे आगे जाने वाला नहीं है। मैथ्स का भी सिलेबस इनका बिल्कुल फिक्स्ड है। टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से मैथ्स में टॉपिक आते हैं। रीजनिंग में भी इनके टॉपिक फिक्स है। हिंदी इंग्लिश में आपकी वही नॉर्मल ग्रामर आएगी, कॉम्प्रीहेंशन आएगा, ठीक है। एरर्स आएंगे जो सेंटेंस एरर्स होते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, आपके एंटोनियम्स आएंगे, साइनोनियम्स आएंगे, वोकैबुलरी आएगी आपकी। हिंदी में आपके पर्यायवाची विलोम शब्द पैराग्राफ आपको देखने को मिल सकता है। तो हिंदी इंग्लिश का ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग जीएस का सबसे ज्यादा क्या है ना, बहुत वो रहता है, इश्यू रहता है कि जीएस कहाँ से करें, कितनी करें। मेरिट बेस्ड इसका सिलेक्शन है। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी पहले। सैलरी मैंने आपको जैसे पहले बताया। मेरिट बेस्ड की अगर हम बात करें, पिछले साल के कट ऑफ की बात करें, पिछले साल इन द सेंस पिछली वैकेंसी जो मेरिट जो गई थी ना वो 156 के आसपास गई थी। तो अभी अगर आप कंपटीशन के हिसाब से और नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से देखें तो कट ऑफ है ना 170 प्लस जा सकते। तो अपना जो टारगेट है आपको 180 तक का लेके चलना है। 180 अगर आपके आते हैं तो मीन्स आपका सिलेक्शन क्या है ना बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या DSSP का कैसा क्या सिलेबस रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। हम जीएस के बारे में ये जो जितने भी सब्जेक्ट है ना इनके जो टॉपिक हैं, जैसे साइकोलॉजी की भी अगर मैं बात करूं, उनके भी टॉपिक है ना मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में जो टॉपिक है मैं आपको बता दूंगी। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कैसे करें, कौन सा टॉपिक उठाए कौन सा नहीं उठाए। आप एक प्रॉपर अपना एक क्या शेड्यूल बना सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको कम से कम हिंदी इंग्लिश मैथ मतलब सबके 3 से 4 टॉपिक आपको लेके चलने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो सिलेबस है ना आपका कवर होगा, जो अभी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इसकी स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या प्रिपरेशन हो सकती है इसकी। एंड जो साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है ये आप चैनल को जरूर फॉलो करना, यहाँ से आपका जो ये पार्ट है ना वो कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी इस चैनल पे जो थ्योरी जो है जितनी भी लर्निंग थ्योरी उनको 1 by 1 उनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अच्छे से आपके सामने लेके आऊंगी। मतलब मैंने सारी जो थ्योरीज है ना वो निकाल रखी कि सीटेट में स्टेट में कितनी थ्योरी जो आ सकते हैं, मतलब जो पॉसिबल है, पॉसिबल जो थ्योरीज है वो सारी मैंने निकाल के रखी है। जो शुरुआत है हम अपनी जीन पियाजे की थ्योरी से करेंगे, तो आप अपनी जो थ्योरीज हैं वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। जितनी भी हमारी 21 आर्टिकल में जो डिसेबिलिटीज दी गई हैं उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं और एजुकेशन प्रोग्राम है उनकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इट मीन्स आपका जो CDP साइकोलॉजी का जो 50 to 80% पार्ट है ना वो यहाँ से क्या ना कवर अप हो सकता है। थैंक यू, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कोई और डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।